बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रहा। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 23 अक्टूबर साल 2021 और आज हफ्ते का दिन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जो स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा, आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाशें कि हम आपकी खिदमत। यार वो बच्चे हमारे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, बल्कि मेरा ख्याल है हाई कोर्ट पहुंचे हैं या सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कि जनाब चाइना के वफद यहाँ पे आ सकते हैं, हमारे लोग वहाँ पे जा सकते हैं। नहीं जा सकते तो बच्चे नहीं जा सकते जो पढ़ने के लिए गए हुए थे और छुट्टियों में पाकिस्तान वापस आए थे और फिर उन्होंने जाना था। अब चाइनीज़ हुकूमत उनको लेने से इनकार कर रही है या पाकिस्तानी हुकूमत उनका केस प्लीड नहीं कर रही, दोनों में से कोई एक बात है, लेकिन उनको जाना चाहिए अपनी डिग्री मुकम्मल करने के लिए। तो वो अदालतें पहुँच गए। अब ज़ाहिर है वहाँ पर भी गुलो गुलजार बैठे हुए हैं, इसलिए क्या बेचारों की सुनवाई होगी। लेकिन चलें, मैंने कहा कि हम भी अपना हिस्सा डाल दें उसकी खबर का जिक्र करके आगे चल। जी, मलिक आमिर करीम अवान का मैसेज है और इन समेत बहुत से लोगों ने उससे अगले दिन ही मैसेज कर दिए थे, लेकिन ये मैसेज मैंने कहा कि फीडबैक में पढ़ेंगे। मुशर्रफ हालत एक्सटेंशन में नहीं था अच्छा, जब उसने कू किया। मेरा भी ये ख्याल था, आपका इसरार था, तो लोगों ने भी इंडोर्स किया इस बात को कि वो हालत एक्सटेंशन में नहीं था। यार उसको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो होता है उसका और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दोनों का ओहदा दिया गया था। अब आप देखिए ना, 96 से 99 अक्टूबर 99। चलें, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज, चलो उसको यूं कर लें कि अपने जो दौर होता है उसके आखिरी दिनों में होता है। चले ऐसा कर। काशिफ इकबाल का मैसेज है और कहते हैं दादाजी, मीटा एफएक्स ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में मैं 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करने का इरादा रखता हूं। वो क्लेम कर रहे हैं कि 8 से 10% प्रॉफिट डॉलर टर्म में देंगे। नहीं, कंपनी ने ठीक प्रॉफिट अगर आपने 8 से 10% कमाना है, मेरा ख्याल है इससे 1-2% ज़्यादा आपको पाकिस्तान की मार्केट में भी मिल सकता है। महीना के सालाना? मैं तो सालाने समझो। सालाना ही समझो जी, तो अगर ये महीना है तो फिर तो फ्रॉड है, कंफर्म फ्रॉड है। लेकिन अगर सालाना है तो इससे ज़्यादा आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा। और अगर आप महाना की बात करें तो 8% महाना का मतलब 96% सालाना होता है, जो कि इम्पॉसिबल है। शाहिद खान, आपके मैसेज का शुक्रिया। स्टॉक ने जस्ट स्विंग्स ली हैं और स्विंग्स लेके वो दोबारा स्टेबल हो रही है। मोहम्मद सोहेल अजीज पूछते हैं, ये पाकिस्तानी पंखों को कौन से पड़ लगने जा रहे हैं? सुना है वजारत साइंस की एनओसी के बगैर कोई पंखे नहीं बना सकेगा। ये क्या साइंस हुई? वो कह रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन करें, क्योंकि पंखा जो है पाकिस्तान वाहिद मुल्क रह गया है जिसमें पंखा जो है वो 100 वाट पे चलता है। दुनिया इसको जिस तरह एनर्जी सेवर है उस तरह इसको 25-30 वाट तक महदूद कर चुकी है। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी बढ़ाएं ताकि बिजली की जो कंजम्पशन है उसमें कमी वाक़या हो। तो स्टैंडर्डाइजेशन करें, ये है उसका। तो स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो तो फिर सिर्फ वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है ना, PQSI, पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है इस तरह की। जी, ठीक है। राशिद इकबाल कहते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि शाहिद खाकान अब्बासी ने LNG का जो मुआहदा किया था, इस हुकूमत ने नया मुआहदा क्यों किया? और उस मुआहदे के तहत भी कम से कम एक स्पेसिफिक मकदार ख़रीदना ज़रूरी थी, जो कि नहीं खरीदी गई। नहीं, वो मकदार तो आ रही है, उससे जो इजाफी मकदार खरीदना थी वो नहीं खरीदी जा रही, जिसकी वजह से क्राइसिस है। और आपको पता है ना, जो इन्होंने किया वो 9 महीने का है, 12 महीने का नहीं है। जब शदीद दुनिया के अंदर फ्यूल की डिमांड होती है उस वक्त, या सर्दियां होती हैं, सर्दियों को ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है ना हमारा, यानी कि आप यूं समझ लें कि 3 माह में तकरीबन 50% फ्यूल जो खर्च हो जाता है, बाकी 9 माह में भी 50% ही होता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें उन 3 माह की अहमियत का। और उन 3 माह के लिए उन 3 माह के अंदर हमारे पास गैस नहीं है। जनवरी और दिसंबर, जनवरी, फरवरी गैस नहीं मिलेगी वो हमें। तो ज़ाहिर है डिमांड बढ़ गई
सप्लाई ख़त्म हो गई, गैप पैदा हुआ, तो अब ज़्यादा हाई रेट्स पे देख नहीं रहे आप खरीदने जा रहे हैं। जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास इमाद का है, और इमाद ने कहा, इमाद ये बड़ी लंबी चौड़ी सी बात है कि जो एमएलएम के मुतालिक दादाजी मना करते हैं एमएलएम से बचने के लिए कि ये फ्रॉड है या नहीं, इसका पहला क्राइटेरिया क्या है? अब दादा पोतो शो में 12 बात हो चुकी है, दोबारा भी जरा व्लॉग भी कर चुके थोड़ा हैं, सा बता दें। भाईजान बात ये है कि जैसे डबल शाह साहब थे, ठीक है, वो दुगना प्रॉफिट देते थे, ये भी उसकी एक किस्म है, ठीक है। इसी तरह ये आजकल जो चला रहे हैं वहाँ पे इब्तदाई तौर पे, वो ये चीज़ें बेच आओ जी जाके, वो उन्होंने कोई इम्पोर्ट कर ली होती हैं, प्रॉफिट उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, माफूकुल फितरत बातें करते हैं। हाँ, पहला पैमाना ये है। ये बात हम कर चुके हैं कई दफ़ा कि नेचुरल प्रॉफिट जो है इस वक्त, बड़े से बड़ा प्रॉफिट जो होगा ना, वो इंडस्ट्री 20 से 25% कमाएगी, और ट्रेड जो है वो 40 से 50% कमाएगी। ट्रेड में प्रॉफिट ज़्यादा होता, तो अगर इससे और ज़ाहिर है कि वो फिर शेयर होल्डर को क्या देगी, ज़ाहिर है 50% तो वो रख लेगी ना, तो 10% प्रॉफिट आपको 10 से 12% अगर कोई दे देता है तो एक नेचुरल बात है साल का। लेकिन अगर कोई 10% महीने का कहता है तो इसका मतलब है झूठ पे बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है। आपके पैसों में से ही आपको 2-3 माह देने के बाद वो बाकी पैसे लेके भाग जाए। जी। अली अज़ार का मैसेज है, और आपने ETFs में इन्वेस्टमेंट के हवाले से दादाजी का ओपिनियन पूछा कि जिस शख्स को मार्केट का एक्सपोजर ना हो मगर म्यूचुअल फंड्स का तजर्बा हो, वो स्टॉक मार्केट में ETF जो फंड्स वगैरह होते हैं और ये जो बॉन्ड्स होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं ना जी, वो इंडिविजुअल के इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होते, इदारा जाती होती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं। आप नहीं कर सकते, आप एज एन इंडिविजुअल नहीं कर सकते, आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी और अरबों रुपया आपका पेड अप कैपिटल होगा, मेरे ख्याल 50 करोड़ कम से कम, तो फिर वो आप कंपनी रजिस्टर करवाने के बारे में सोच सकेंगे। तो इसलिए उसको तो कर दीजिए आउट ऑफ क्वेश्चन। हम जो होते हैं ना मिडिल क्लास, ये थोड़े बहुत पैसे बचा के तो सेव कर लिए, और वो पैसे भी ज़रा थोड़े से बढ़ते जाए, है जो होते जाए इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, के अफरात ज़र की वजह से रुपए की कदर कम हो तो उतना का प्रॉफिट तो उसके साथ 10-12% इन्फ्लेशन, जितनी इन्फ्लेशन है उतना प्रॉफिट तो लग जाए, तो यूँ वो है जो होता रहे। यही होता है ना बेसिकली, तो तरला यही मारते हैं हम मिडिल क्लास ये जो होते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है, अब मैं बहुत बड़ा एडवोकेट रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स का, लेकिन अब म्यूचुअल फंड के ऊपर इतने बड़े फ्रॉडिये आगे बैठ गए, चोर के पुत्र आगे बैठ गए कि वो कुछ भी नहीं दे रहे इन्वेस्टर्स को ना, तो मैं कैसे उसका केस प्लीड करूं। तो इसलिए बराह रास्त स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर इस वक्त तो आपको 10% जो कैश मिल रहा है, 10 से 12% है ना रिटर्न, हाँ जी, वो कैश मिल रहा है आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर। 10 रुपए की ओरिजिनल प्राइस पे बात नहीं कर रहा, फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर अगर आपको 10 से 12% रिटर्न मिल रहा है, तो जो कैपिटल गेन होगी, अभी मार्केट उठने लगी है, ये भी फील कर रहा है, मैं भी फील कर रहा हूँ, मार्केट माहौल बना रही है, मार्केट उठने लगी है, तो जब उठेगी तो जो कैपिटल गेन होगा वो अपनी जगह पे है। 50 का शेयर 150 का हो जाएगा, तो 100 रुपया उधर आपका गेन हो गया, तो दरमियान में उसने आपको 15-20 रुपये प्रॉफिट भी दे देना जी, ठीक है ना। ये जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में चल रही है गैर यकीनी की, इमरान खान साहब ने या इमरान खान साहब के सरपरस्तों ने पैदा की हुई है, ये सूरत हाल इस महीने नहीं तो अगले महीने ख़त्म हो जाएगी। तो मार्केट ने एक शार्प यू टर्न नहीं, वी टर्न मारना, वी टर्न, वी बॉट स्ट्रक्चर कहते हैं ऐसा, वी टर्न मारना, यू टर्न नहीं मारना मार्केट ने, एंड स्प्रिंग करके ऊपर जानी। पाकिस्तानी मार्केट की बात हो रही है, ठीक है। तो उस वक्त की तैयारी के लिए हल्की फुल्की होल्डिंग कर लेनी चाहिए इन औकात के अंदर। हम तो दबे लफ्ज़ों में यही कह सकते हैं, वरना SECP का कानून लग जाता है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जी। अब्दुल्ला बिन सलाहुद्दीन कहते हैं, दादाजी मैंने PhD के लिए चाइना में 2019 में अप्लाई किया था, स्कॉलरशिप मिल गया, 3500 RMB स्कॉलरशिप मिलनी थी, मगर इतने में कोविड आ गया। फरमाइए इमरान खान की हुकूमत जाने तक पाकिस्तानी तलबा के लिए चाइना के दरवाजे बंद रहेंगे? ये आप आज के प्रोग्राम के शुरू में ही हमने बात ही इससे की है, और हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बुनियादी तौर पे
आप जो है वो, मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बच्चे चले गए हैं, अब देखिए उसका क्या रिजल्ट निकलता है, वो आवाम को क्या कहते हैं। यार इनके दौर के अंदर तो इतने बदनीयत हैं, इतने लानती हैं, इन्होंने अभी तक, ये तो स्कैंडल आ गया ना सामने कि एमडी कैट के अंदर 25 से लेके 50 लाख तक रुपए ले रिश्वत वसूल होकर तो उन्होंने लोगों को पास किया। ये स्कैंडल आ गया मार्केट में, अनकरीब आ जाएगा सामने, ठीक है। लोग उसकी 20 नंबरों वाले सवाल में एक बच्चे के 34 नंबर लगे हुए हैं, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इसी तरह इन्होंने फॉरेन स्कॉलरशिप भी हाइड कर लिए हैं। मोहतरमा हमशीरा साहबा बैठी हुई ना पिंकी पीड़ने की वहाँ पे, तो अभी तक यार 15 सितंबर लास्ट डेट हुआ करती है स्कॉलरशिप्स की, और हम 15 अक्टूबर भी टाप गए हैं, अभी तक HEC ने अपनी वेबसाइट अपलोड नहीं की, और वहाँ से भी इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वो लिंक प्रोवाइड ही उन लोगों को किया जा रहा है जो या किया गया है कि जिन्होंने अप्लाई कर लिया। मैं उन स्कॉलरशिप्स की बात कर रहा हूँ जो HEC के जरिए आते हैं। जब HEC की वेबसाइट के ऊपर वो अपडेट ही नहीं होगा, वो लिंक जो है वो पीला ही नहीं होगा, नीला ही नहीं होगा, और जो नीला लिंक मिलेगा उसको आप क्लिक करेंगे तो पता चलेगा वो पिछले साल का लिंक है, तो आप क्या करेंगे? डेस्परेट होंगे ना, ठीक है। तो उसके बारे में भी यही खबरें आ रही हैं कि कुछ पैसे ये वो उधर करके तो वो फिर लाइव लिंक उनको दे देते हैं जो कि लाइव होता है, और फिर वो बच्चे अप्लाई करते हैं। ज़्यादा कम बच्चे अप्लाई करेंगे तो कम सिलसिला होगा। तो किस किस लेवल पे ये उतर के करप्शन कर रहे हैं, मत पूछिए। हमारे पास रोज़ाना इंफॉर्मेशन का एक फ़्लो है जो आता है, और हम उसको ऐसे देख के और बेचारगी से कि काश हम इस मुल्क में ना होते तो फिर हम थमंटू करते। जी, यासिर नियाज़ पूछते हैं, दादाजी IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की डेट टू GDP रेशो बेहतर होने जा रही है, ये कैसे होगा? दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि जो भी स्टूडेंट्स पास आउट होने के बाद मुलाजमत शुरू करते हैं, जॉब शुरू करने के कितने अरसे बाद उन्हें फाइलर हो जाना चाहिए मौजूदा हालात में? यार ये डेट टू GDP रेशो वाला तो मैं बात नहीं मान सकता, क्योंकि सरकार ने जितने लोन ले लिए हैं और सरकार जिस तरह लोन देने का इरादा रखती है, मेरा ख्याल है कि या आपको गलतफहमी लगी है या मतलब कि या कोई IMF वालों को गलतफहमी लगी है। मैं ग्राउंड रियलिटी पे बैठा हुआ बंदा हूँ, रोज़ाना चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मुझे ये डेट टू GDP रेशो वाली बात तो बिल्कुल अठ चुताली लगती है, झूठो चूट चुतालिया लगती है। हाँ, जहाँ तक फाइलर की बात है, इसके लिए अंदर कोई पाबंदी ही नहीं है कि आपको कब तक फाइलर हो जाना चाहिए, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि आप अगर ऑन जॉब आते हैं तो पहले साल आपकी रिटर्न नहीं होती, ये बात ज़हन में रखिएगा। आपकी रिटर्न आपके जॉब के दूसरे साल शुरू होती है, मतलब कि फ़र्ज़ करें इस सितंबर में आप अपॉइंट हुए हैं तो सितंबर में रिटर्न जानी होती है ना, तो सितंबर 2022 में आपकी रिटर्न ड्यू नहीं होती, पहले साल आप पे कोई टैक्स नहीं होता। या कम से कम मैंने जहाँ अपनी जितनी भी सर्विसेज की हैं हर जगह पे यही होता था कि एक जगह छोड़ के नई जगह पे जाना तो 1 साल का मॉरिटोरियम मिल जाना हमें, और फिर रिटर्न अगले साल सितंबर 2023 में आपका ड्यू होगा, उस साल आप रिटर्न फाइल कीजिएगा। तो जब भी आपकी जॉब स्टार्ट हो तो पहला साल आपका अय्याशी का साल होगा, अगले साल फिर आप गिनती में आ जाएंगे और उससे अगले साल होना शुरू होगा। जी, राजा जवाद का मैसेज है, मैं तो समझूं कि ये मजाकन ही मैसेज लिखा है। कहते हैं दादाजी, आप जिसको अपॉइंट करने का कहते हैं तब्दीली सरकार उसको अपॉइंट कर देती है। आपने पेट्रोल की 150 की बात की, बात बहुत तेजी से उस जाने बढ़ रही है। मैंने तो आपको कहा बढ़ चुकी है, बढ़ रही है नहीं। सरकार आपकी बात मानती है? सरकार मेरी बात नहीं मानती, मैं हालात को उधर जाते हुए देख के कह रहा होता हूँ। मैं वो शख्स हूँ जो गुजर रहा था गली से तो उसने कहा गिर पड़ेगा, ठीक है। वो बैठा हुआ दरख्त के ऊपर जिस टहनी पे बैठा था उसे काट रहा था, तो उसने गुजरते हुए कहा गिर जाएगा। वापस आया तो वो गिरा हुआ था, उसकी टांग टूटी थी। उसने कहा तुम्हारी जुबान ही काली है, तूने जाते हुए कहा था गिर पड़ेगा। मैं वो शख्स हूँ जिसने देखा था कि ये जिस टहनी पे बैठा है उसी को काट रहा है। हम जब इकोनॉमिक न्यूज़ की स्टडी करते हैं और तो हम देखते हैं कि यार ये हालात इस तरफ को जा रहे हैं, जाना पड़ेगा आपको। और भाईजान ये 150 पे, अगली बात बुरी बात मेरी सुन लीजिए, 150 पे रुकने से IMF नहीं मानेगा, ये 170 पे जाएगा। वो जो यूथी ने कहा था ना कि पेट्रोल 200 का भी हो गया तो वोट इमरान खान को ही दूंगा, पेट्रोल 200 का करने जा रहे हैं ये। और जिस तरह आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है, जिस तरह IMF, और आज देखिए आज नहीं पिछले हफ्ते
यार वो ग्रे लिस्ट में हमें अगले 4 महीने मजीद हम ग्रे लिस्ट में। डॉलर ने भी 173 लगा फिर दिया। हमारी वो जमानत कैंसिल हो गई जी ठीक है। तो मेरा मतलब है ये सारे हालात जो हैं ये मनफी हालात की निशानदेही करते हैं। अब ग्रे लिस्ट में रहेंगे अभी हम 4 माह और। पेरिस के अंदर उनकी कोई मीटिंग हुई है, उस मीटिंग की प्रेस रिलीज जारी हुई है। 19 से 22 तक था, 19 से 22 अक्टूबर तक मीटिंग थी। जी जी तो ये 19 से 22 अक्टूबर गुजर गई। हाँ जी, आज हम 23 का प्रोग्राम कर रहे हैं। ओए ग्रे लिस्ट 4 महीने, अप्रैल 2022 में अगला सेशन होना है, तब तक सुकून। आजम का नेक्स्ट मैसेज पढ़ो। जी, जी। आजम का मैसेज है, कहते हैं आपने कहा था कि चावल खरीद लो, हमने खरीद लिया, साल भर बड़ी बेफिक्री से गुजरा, मगर घी और दूसरी ढेर सारी चीजें बजट घर का बनाने में बेबस हो गए हैं, क्या क्या करें? पहली बात तो फौरी तौर पे ब्रांडेड चीज़ों से निकला। ठीक है। वो हमारे दोस्त हैं, वो गड़ी शाहू वाले, क्या नाम है उनका, यूसुफ साहब। यूसुफ साहब से चावल खरीदे नॉन ब्रांडेड। ठीक है। वो बड़े बीबे आदमी हैं यूसुफ साहब जो हैं। अच्छा, एक तो ये काम कर लें, दूसरा ये कर लें कि नॉन ब्रांडेड घी खरीदें वली आयल वालों का। ठीक है। और वो जो हैं, मेरा मतलब है कि वो आपको मार्केट के करंट रेट से 50 से 70 रुपए कम पे मिल जाता है। चीज़ें ढूंढे ना, एवेन्यूज ढूंढे ना। सर्वाइव तो करना, खुदकुशी तो नहीं करनी। वो बच्चा जो कर गया वहाँ पे, वो क्या नाम है, साउथ के शहर मुल्तान में शायद, या रहीम यार खां में, उसने 3 बच्चों समेत खुदकुशी कर, 3 बच्चों और चौथी बीवी समेत खुदकुशी कर ली है। वो तो नहीं करना। तो चीज़ें जो इस वक्त भी मार्केट में कंपैरेटिवली सस्ती मिल रही हैं वो ले लीजिए। चावल और गंदम ये तो सालाना बुनियाद पे ख़रीद लिया करें। जिन दिनों ये सीज़न होता है इनका, ये आती हैं, उस वक्त ये निस्बतन सस्ती होती। यानी जिस वक्त हमने आपको उठवाया था उस वक्त 130 रुपये 120 रुपये किलो था, और ये चावल गया है फिर 180 तक। चले, एक वक्त के 60 रुपये हमारी तरफ से कबूल फरमाएं बचत के। हम यही कह सकते हैं ना यार, इतना तो क्रेडिट देना हमें जनाब। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, चावल वैसे 240 रुपये मिलता है। आप ब्रांडेड की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो कहा कि अगर जिंदा रहना है तो ब्रांड में से निकल आए, नॉन ब्रांडेड पे आज। ठीक है जी। नेक्स्ट मैसेज जफर इकबाल का है, और आपने पहली बात ये पूछी कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का बुनियादी मसला क्या है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का मसला है मोनोपोली, प्रधान चुदराहट, कि मैं चौधरी हैं तो मैं चौधरी। ठीक है। पुराने ज़माने के अंदर हाफिज़ सलमान भट्ट साहब जो थे वो एक फेडरेशन को हेड करते थे, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अब जिसकी सरकार हमायत करती है ना, उसको इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन तस्लीम नहीं करते, और जिसकी इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन हमायत करती है उसको सरकार तस्लीम नहीं करती। हर हुकूमत आती है, इस भारी पत्थर को उठाने की कोशिश करती है और फिर चूम के छोड़ देती। ठीक है। ये कब्जा हुआ था, मतलब मुझे याद है 1989 में सैफ गेम्स हुए थे, 1989 में। ठीक है। इस्लामाबाद में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था ना हमने, जी जी, वो साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स के लिए बनाया था, तो वहाँ पे हुए थे। तो खाक सर वहाँ पे बनफ्से नफीस हाजिर हुए। ठीक है। और वहाँ पे हाफिज़ सलमान भट्ट साहब ने स्टेडियम के बाहर टहल रहे थे, अल्लाह बख्शे उनको। तो मैंने उनसे कहा, हाफिज़ साहब वो कहते ने दूसरे वाले जड़े ने ना, उन्होंने ए क्या है। ठीक है। तो हाफिज़ साहब ने कहा ओदी भैन ओदी मानो किवें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये था। अब हाफिज़ साहब इस दुनिया से चले गए, शायद दूसरी पार्टी भी इस दुनिया से चली गई है, लेकिन वो ग्रुप बंदी से जिनका रिज़्क वाबस्ता है वो कैसे ग्रुप बंदी ख़त्म होने देंगे। हुकूमत को या तो जाके इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन को कायल करना चाहिए। ये वो कर्नल आरफ है, लोग उसे जनरल आरफ कहते हैं। कर्नल आरफ ने जिस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर कब्जा किया हुआ है ना, और पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन पे इस तरह एक और साहब ने कब्जा किया हुआ है, इस तरह फुटबॉल फेडरेशन पे भी सर बैठो सर। ठीक है। असल मसला सर का है। सर को वहाँ से TADA मिल जाता है, तनख्वाह कोई नहीं होती, TADA मिल जाता है, बैठने को दफ्तर मिल जाता है, आने जाने को गाड़ी मिल जाती है, क्योंकि साल के 12 महीनों में 24 तो मीटिंगें होती हैं इनकी। इंटरनेशनल गए आए, TADA दो, टिकट दो, हाँ, फिर गए फिर आए।
आनियाँ जानियाँ। मज़ा है, ये होता है। जी प्रोग्राम का लास्ट मैसेज असद मलिक का। छोटे भाई के 1060 नंबर आया मैट्रिक में, माशाल्लाह। जब सबके 1100 आ रहे तब भी 1060 ही। अच्छा खैर चले, कहते हैं आईसीएस में एडमिशन लेना किस कॉलेज में भेजूं? सरकारी कॉलेज पहली तरजीह। रहते कहाँ? पूरी बात लिखा करें ना, रहते कहाँ? ताकि उस हिसाब से बताएं। हाँ, अब आपने डीएम करना है मुझे, रहते कहाँ? जी हम आपको साइंस कॉलेज कहते हैं, आप शादरा में रहते हो तो मुनासिब नहीं ना है। वाइंड अप कीजिए। ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, बल्कि अगले हफ्ते मुलाकात होगी जी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की काविश आपको पसंद आई होगी। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।